आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। एक देश एक टैक्स का वादा था, आज जो खाका सामने आ रहा है उसके मुताबिक एक देश एक टैक्स, लेकिन कम से कम 4 रेट सामने आए हैं। जीएसटी रेट को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। जीएसटी काउंसिल ने रेट पर फैसला कर दिया और इसके मुताबिक 4 स्लैब में टैक्स लगेंगे, 5%, 12, 18 और 28%। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आधे आइटम टैक्स फ्री होंगे, जिससे आम आदमी पर बोझ कम होगा। लग्जरी आइटम और तंबाकू जैसी चीजों पर 28% टैक्स के अलावा सेस लगेगा। अब इस सेस को लेकर इंडस्ट्री में सवाल उठ रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ा सवाल, क्या जीएसटी आने के बाद आपके जेब पर बोझ कम होगा या नहीं, कितना कम होगा, इस सब पर आज हम चर्चा करें आवाज अड्डा में। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या कहा जीएसटी रेट पर। There will be a zero tax rate in which several items, which approximately constitute 50% of the consumer price index basket, would be included. We don't call it the exempted items, we'll call it the zero rated items. And it was decided that food grain used by common people would be in this category. आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार से हम कुछ ही देर में बात करेंगे। सीबीईसी के पूर्व चेयरमैन सुमित दत्त मजूमदार हमारे साथ जुड़े हैं आज। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा हमारे साथ हैं। इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट टीपी ओस्तवाल भी अपनी राय देंगे और डेलॉयट हैस्किन के सीनियर डायरेक्टर एमएस मणि भी जुड़े हुए इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। स्वागत है आप सबका। सुमित मजूमदार जी, आपने काफी खुद काम किया कि जीएसटी की शक्लो सूरत कैसे होगी। आज जो एक स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है इन 4 रेट्स के साथ, इससे क्या टैक्स का सिस्टम लागू करना आसान हो जाएगा जैसे प्रॉमिस था, क्योंकि वो था वादा? बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ क्यों आसान हो जाएगा। क्योंकि ये जो पहले मैं 5% के बाद से ले लो, पहले जो 5% नीचे रखा है उसमें कुछ सारे फूड प्रोडक्ट्स आएंगे, पैकेज फूड। वो पहले जो था कि ये 6% होने का उम्मीद था, उसमें प्राइस बढ़ जाते थे। लेकिन क्योंकि प्रेजेंट अभी जो है एक्साइज ड्यूटी नहीं है, लेकिन वैट है, स्टेट वैट है, वो 5% है। सो 5% रखा है, इसको 6% से 5% के बहुत अच्छा है। दूसरा बात यह है कि 2 स्टैंडर्ड रेट रखा है, 18% और 12%, वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जो वित्त मंत्री जी ने जैसे बताया, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्लीज पार्डन मी। संतोष गंगवार जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। सर, पहला सवाल आपसे कि जीएसटी का जो लक्ष्य था, जो प्रॉमिस था, वो था एक सिंपल टैक्स रेट, एक देश एक रेट। ये जो नया सिस्टम है, क्या वो प्रॉमिस पर डिलीवर करता है? निश्चित तौर पर हमने दूसरे देशों के भी सिस्टम को देखा है, और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक टैक्स होना चाहिए, तो अब आप देख रहे हैं कि जैसे हमने 6% से 5% किया, लोगों ने इसको पसंद किया। तो स्लैब तो 3-4 देने पड़ेंगे और सुविधा को ध्यान में रखकर देने पड़ेंगे। और एक विशेष बात यह है कि जो हमारे देश का चरित्र है, जैसा फेडरल स्ट्रक्चर है, सारे फैसले सर्वसम्मत हो रहे हैं और सभी राज्यों के द्वारा एक सहमति व्यक्त की जा रही है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में जो भी प्रक्रिया हो रही है उसे सब लोग पसंद कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज हमने महत्वपूर्ण जो फैसला लिया है, 6% से 5% पर लाए और फिर 12 और 18, तो इसको सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। अब आने वाले समय में कल भी बैठक है, कल के बाद 9 और 10 तारीख को बैठक है, तो फिर आगे आने वाले हम विषयों की चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि देश के हित को ध्यान में रखकर सारे दल मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि समय सीमा के अंदर प्रक्रिया हमारी पूरी होगी और इसका एक देशवासियों को एक सही लाभ मिलेगा। जी गंगवार जी, जो सेस की बात हो रही है लग्जरी आइटम पर और सिन आइटम्स पर, उसको लेकर कुछ सवाल सामने आए हैं, क्वेरीज सामने आए हैं, जिसमें से एक है कि
सेस पर इनपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा इंडस्ट्री को और किस तरह से वो सेस लगेगा? ऐसा ना, केंद्र इस मामले में बिल्कुल सतर्क और चिंतित है। आप ध्यान करें कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही देश की आय बढ़ने का काम हुआ तो तुरंत राज्यों को मदद की राशि बढ़ा दी, 32 से 42% कर दिया। और मुझे लगता है कि ये सारी जो बातें हो रही हैं उसी दिशा के कदम है और जो भी सेस के हिसाब से मिलेगा उसको एक सही ढंग से निपटारा किया जाएगा। और मैं इतना कह सकता हूं कि ये सारे राज्यों के जो वित्त मंत्री आते हैं उनके साथ बैठक करके एक सही जानकारी भी मिलती है और सबकी सहमति से सारे फैसले होते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि वास्तव में एक सही चरित्र के हिसाब से केंद्र काम कर रहा है और किसी को शिकायत का अवसर न मिले उसके हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में लोगों को शिकायत ना के बराबरी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। जी बिल्कुल गंगवा जी, लेकिन मेरा जो स्पेसिफिक सवाल था सर, वो इंडस्ट्री की तरफ से ये सवाल आ रहा है कि अगर वो सेस भरेंगे कुछ चुनिंदा आइटम्स पर, जैसे आज वित्त मंत्री ने भी बताया, उस पर किस तरह का इनपुट क्रेडिट मिलेगा? क्योंकि एक विचार या एक सजेशन ये भी आया था कि एडिशनल सेस लगाने के बजाय आप एक अतिरिक्त रेट ही लगा दीजिए, 28 की बजाय 30 या 35 या जो भी उसका बनता है वो रेट लगा दीजिए, वो आसान होगा एक्स्ट्रा सेस देने के बजाय। मुझे लगता है कि इससे असुविधा समस्या नहीं होगी और जो प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं सबको साथ में लेकर, सबको विश्वास में लेकर, और इसमें निश्चित रूप से जो भी इससे प्रभावित होगा उसे शिकायत का अवसर न मिले, काफी सोच समझकर हम सब लोग मिलकर फैसला कर रहे हैं। ये आज शुरुआती कदम है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो एप्रीहेंशंस जितनी हैं उन सबको हम धीरे धीरे दूर करने का काम कर रहे हैं। ओके, एक और जो एप्रीहेंशन मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक तरह की तैयारी के लिए जो जानकारी चाहिए अलग अलग कंपनियों को, वो ये जानकारी चाहिए कि उनका सामान या उनका प्रोडक्ट कौन से स्लैब में आएगा। तो क्या किसी भी तरह की ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, खास करके 12 और 18 की जो 2 स्टैंडर्ड रेट है, उस लिहाज से कि कौन सा सामान कहां आएगा? आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि हम लोगों ने पहला स्लैब 6% जो प्रस्तावित था उसको 5% किया, तो काफी सोच समझकर लोगों से बातचीत करके, इसलिए जिन वस्तुओं को जिस स्लैब में रखा जाएगा एक परामर्श करके सारे राज्यों की एक सहमति से इस काम को किया जाएगा। मुझे लगता नहीं किसी को स्लैब में आने के बाद कोई असुविधा महसूस होगी और इसमें एक एक शब्द के ऊपर एक एक विषय पर घंटों चर्चा होती है और उसके सारे परिणामों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि आने वाले समय में अब इन विषयों पर ही चर्चा होगी और कोशिश हमारी ये है कि किसी को शिकायत का अवसर न मिले। जी सर, जो रेट तय किए गए हैं, क्या उस पर आपको लगता है इस खाके के साथ फाइनल जो प्रक्रिया है अब विंटर सेशन में, पार्लियामेंट के विंटर सेशन में आगे जा पाएगी? ऑपोजिशन पार्टियां अब आपका साथ देगी इस पर? इस समय सारे राज्यों के वित्त मंत्री हमारा साथ दे रहे हैं और जब ये जीएसटी पास हुआ लोकसभा में, इससे पहले तो सभी दलों ने साथ दिया और मैं धन्यवाद दूंगा तमिलनाडु सरकार का। हम मीटिंगों में देखते हैं हर काम में हमारा पूरी तरीके से साथ देते हैं और किस ढंग से सही स्वरूप में इसको लगाया जाए ये उनकी रुचि का विषय रहता है। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि देश के हित में सब मिलकर जो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में शायद कोई असुविधा नहीं आएगी। जी सर, एक आखिरी सवाल आपसे। 1 अप्रैल 2017 तक जीएसटी लागू करने की उम्मीद है, वो एक डेडलाइन है, उसको क्या मीट करने के एक सिचुएशन में है हम, उस पर हम अमल कर पाएंगे? इसके लिए हमने जो रोड मैप तय किया है हम उसी के तहत चल रहे हैं और इसलिए जल्दी जल्दी बैठकें भी कर रहे हैं और जो भी प्रक्रिया के तहत है हम उसको उस ढंग से पूरा करके आगे ले जा रहे हैं। अब कल भी हम लोग बैठेंगे, कल के बाद 9-10 तारीख को फिर बैठेंगे। मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें दिक्कत आएगी और जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ है कि हम 1 अप्रैल से इसको लागू करने का काम करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और सभी इसमें बराबरी भागीदारी के साथ जुड़कर सहयोग कर रहे हैं सारे दल।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गंगवार जी, CNBC आवाज पर एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए और यहां पर आकर ये हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चलिए वापस चलते हैं हम अपने डिबेट में। सुमित मजूमदार जी से हम बात कर रहे थे, हमने सुना कि राज्य वित्त मंत्री संतोष गंगवार ने क्या कहा, और इसमें जो मुख्य बातें हैं, जो एक बड़ा सवाल है मजूमदार जी, वो है सेस का। उसको कैसे ट्रीट करेंगी कंपनियां? जी हाँ, वो देखिए, सेस कोई टैक्स पेयर सेस को अच्छा नहीं मानते, इसलिए क्योंकि जो आपने जिक्र किया उसमें क्रेडिट नहीं मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है, तो इसलिए ये कॉस्ट बन जाता है फॉर द प्रोडक्ट। तो इसलिए, लेकिन अभी जो वित्त मंत्री जी ने भी समझाया, पहले अभी वित्त राज्य मंत्री जी ने भी बोला है, जो कंपेंसेशन जो केंद्र को देना है सारे राज्य को, बहुत सारे उनका जो अमाउंट है वो कवर करने के लिए सेस का, तो मैं उम्मीद रखूंगा कि जीएसटी में टैक्स बाउंसी इतना अच्छा होगा कि कंपेंसेशन 5 साल तक देने का कोई जरूरत नहीं होगा। मेरे अंदाजा में 3 साल में कंपेंसेशन देने का जरूरत नहीं होगा, टैक्स बाउंसी बढ़ेगा। आप देखिए, जब स्टेट वैट आए थे, वो पहले वो डर था कि टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली मोर देन डबल हो गया 2-2.5 साल में। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये अच्छा हुआ। मैं उम्मीद है जब कंपेंसेशन देना नहीं होगा तब सेस भी हट जाएगा, तो ये मेरा उम्मीद है। जी मणि जी भी हमारे साथ है। मणि जी, आपके मुताबिक सबसे बड़े क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त, जिस तरह की जीएसटी की तस्वीर इस वक्त निकल कर आई है? मेरे हिसाब से तीन टाइप्स के चैलेंजेस है, 3 प्रकार के चैलेंजेस हैं। पहली बात यह है कि जीएसटी में 6 रेट होने वाले हैं। तो एग्जेम्प्टेड गुड्स रहने वाले हैं जो 0, उसके बाद 5, उसके बाद 12, उसके बाद 18, उसके बाद 28, और इसके साथ में कम से कम 3 या 4 किस्म की सेस होने वाली हैं। तो जीएसटी में भी हम मल्टी टैक्स सिचुएशन की उम्मीद कर रहे हैं। तो जो इनिशियल प्रॉमिस था कि जीएसटी में काफी सिंप्लिसिटी आएगी, कुछ हद तक मेरे हिसाब से वो एक्सपेक्टेशन अभी बिलाई हो रही है। तो ये एक चैलेंज जो है इंडस्ट्री को ग्रैपल करने की जरूरत है, और अभी से समझने की जरूरत है कि जीएसटी में हम 1 टैक्स सिचुएशन में नहीं रहने वाले हैं, और जीएसटी में हम मल्टीपल टैक्स सिचुएशन में रहने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट चैलेंज अकॉर्डिंग टू मी। दूसरी बात यह है कि जीएसटी की बात अभी हम कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। विंटर सेशन में बिल का पास करना अभी अनिवार्य किस्म का हो जाएगा, क्योंकि किसी वजह से अगर विंटर सेशन में बिल पास नहीं हुई तो इंडस्ट्री के पास में प्रिपरेशन टाइम बहुत कम हो जाएगी। नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट इस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं इस पैनल पर, उनको इंट्रोड्यूस कर लूं मैं। बीजेपी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल है हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के अभय दुबे हैं। इनसे हम पूछेंगे कि जीएसटी का जो ये बिल है वो पास कराने में वो मदद करेंगे या नहीं। वीरेंद्र शाह भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो ट्रेडर्स एसोसिएशन, रिटेलर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज के हर व्यू आपके सामने रखें जीएसटी पर। सर्विसेज का भी एक बड़ा मुद्दा है। सर्विसेज में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सर्विसेज के ऊपर जितनी डिस्कशन गुड्स के ऊपर हुई है अभी तक, उतनी डिस्कशन सर्विसेज के ऊपर नहीं हुई है। हालांकि इंडिया जो है वो लार्जली सर्विस सेक्टर ड्रिवन इकोनॉमी है। तो आप बैंकिंग सर्विसेज को ले लीजिए, इंश्योरेंस सर्विसेज को ले लीजिए, टेलीकॉम को ले लीजिए, सॉफ्टवेयर को ले लीजिए। अब सारी सर्विसेज आज की तारीख में लार्जली सेम रेट पे टैक्स होती हैं, और सर्विसेज में रेट डिफरेंशियल कभी किसी ने किया नहीं है। कुछ सर्विसेज हैं जिनके ऊपर एबेटमेंट मिल जाती है, तो उनके ऊपर इफेक्टिव टैक्स रेट कम हो जाती है। पर टू अ लार्ज एक्सटेंट ये हुआ नहीं है। शायद जीएसटी में ये फोकस करने की जरूरत है कि कुछ सर्विसेज जो हैं वो एसेंशियल सर्विसेज हैं, कुछ सर्विसेज जो हैं वो स्टैंडर्ड सर्विसेज हैं, और कुछ सर्विसेज जो हैं दे कैन बी टैक्स्ड एट 18%। और हर सर्विस अब इस फॉर्मूले के मुताबिक 18% पर टैक्स होगी। टीपी ओसवाल आना चाहता है इसमें। देखिए, सर्विस टैक्स का मुद्दा जो मणि जी ने बताया बिल्कुल सही है। यदि सर्विस टैक्स में आप डिफरेंशियल रेट रखोगे तो प्रॉब्लम यह है कि क्लासिफिकेशन का इश्यू आएगा, वो मेजर इश्यू बनेगा, और उसके कारण जितने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही है सरकार जीएसटी लाके, उससे ज्यादा बड़े प्रॉब्लम खड़े हो जाएंगे। तो वो एक मुद्दा, बहुत अहम मुद्दा है। कुछ इसेंशियल सर्विसेज आप किसको इसेंशियल मानोगे और किसी को स्टैंडर्ड मानोगे, और इम्पैक्ट तो स्ट्रेट वे 3% का बढ़ ही रहा है। सर्विस टैक्स का 15% से 18% करने से वो स्ट्रेट वे 20% इम्पैक्ट हो रहा है। इट इज नॉट अ स्मॉल इम्पैक्ट। तो सर्विस टैक्स इज गोइंग टू बी मेजर ड्राइवर।
तो उसके कारण जो कलेक्शन बढ़ेगा, तो मेरे हिसाब से ये सेस वगैरह की जो बातें कर रही है सरकार, मेरे एक कंसिडरेशन होना चाहिए कि पहले साल देखिए सेस की जरूरत है या नहीं है। और जैसे एक्स चेयरमैन साहब ने उसमें एक पॉलिटिकल भी कह सकते हैं या एक नैतिक सवाल भी है कि क्या आप तंबाकू को 28% पर टैक्स करेंगे? क्या आप BMW को भी 28% पर टैक्स करेंगे? कोई भी लग्जरी कार और एक नॉर्मल कार को भी 28% पर टैक्स करेंगे? देखिए, एक डिफरेंशियल टैक्स की भी बात है। नैतिकता की बात अलग है। यदि टैक्स रेट आप लगा रहे हो और एक यूनिफाइड टैक्स रेट चाहते हो, देश में यूनिफॉर्मिटी चाहते हो, तो एक रेट से टैक्स लगेगा ही लगेगा। और उसको लग्जरी गुड्स क्लासिफाई करके आप 28% से टैक्स लगाइए। लेकिन सवाल है कि वर्ल्ड ओवर में एक्सपीरियंस क्या है वो भी देखिए ना। वर्ल्ड ओवर में जीएसटी का रेट एक ही रेट है। ऐसा नहीं है कि लग्जरी गुड्स अलग है, इसके लिए एसेंशियल अलग है, सब पे टैक्स है वहां। तो आप हम क्लासिफिकेशन पैसे पहले क्रिएट करके वैट को दूसरा मॉडिफाइड नेम दे रहे हैं जीएसटी का, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अजय बग्गा, ये क्या वैट 2.0 है? जीएसटी के नाम पर एक अलग तरीके का वैट है, कह रहे हैं टीपी ओसवाल। देखिए, एक शुरुआत है, बहुत मुश्किल कार्य था सरकार के लिए करना, इतने लोगों को साथ ले जाना। तो मार्केट की तरफ से हम खुश हैं कि चलो शुरू तो हो रहा है, April 1 हो जाए। ये तय है कि अगले 2 साल बहुत मुश्किल रहेंगे कॉरपोरेट्स के लिए, जो भी करदाता है उनके लिए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक क्रिएट हुआ और ये होना ही था जब इतने स्टेट्स को साथ लेके चलना है। जब आपके फेडरल स्ट्रक्चर है और मेसी डेमोक्रेसी है तो ये होना ही था। तो ओवरऑल क्या तय है, ये देखना पड़ेगा कौन सा आइटम किस स्लैब में आता है। बट ओवरऑल सर्विसेज के लिए नेगेटिव है। तो टेलीकॉम, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इतने सेक्टर सारे 3 से 5% बढ़ जाएगा इनका जो कर का इंसिडेंस है। ये देखना पड़ेगा कंपनियां जो जीरो ड्यूटी बैकवर्ड एरियाज में थे उनको वो जारी रहेगा, कुछ ग्रैंडफादरिंग होगी कि नहीं उस एक्साइज ड्यूटी जो उनको जीरो ड्यूटी पे। इसको सिंपली समझाइए सर, ग्रैंडफादरिंग होगी कि नहीं, मतलब क्या? मतलब वो अगर 10 साल आपने हिमाचल में आपने फार्मा प्लांट लगाया था बद्दी में और आपको 10 साल तक नहीं भरना था टैक्स, तो अगर इसके चलते अब वो लगेगा नहीं लगेगा, वो आपको अलाउ करेंगे टैक्स हॉलिडे के नहीं। और तीसरी सबसे अहम बात है ये जो डुअल कंट्रोल की बात है बिटवीन स्टेट्स और सेंटर के। अब क्या था, ज्यादातर स्टेट सब्जेक्ट था वैट और सेंट्रल सर्विस टैक्स था। तो अगर आप बैंक हैं, मैं रायपुर में बैठ के अपनी बहन को पैसे भेज रहा हूं गुड़गांव में और उसके ऊपर बैंक कुछ लगा रहा है, सर्विस टैक्स लग रहा है उस सर्विस पे, वो बैंक सेंट्रलाइज कहीं भर रहा था सर्विस टैक्स, अब वो रायपुर में भरा जाएगा, हरियाणा में भरा जाएगा कि बॉम्बे हेडक्वार्टर्स में भरा जाएगा, और कौन सा टैक्स का जो डिपार्टमेंट है वो उसको ओवरसी करेगा। तो ये ऐसा जब रूल आता है 2 साल पहले आपको पब्लिक डोमेन में रूल्स डाल देने चाहिए ताकि लोग सीख जाएं कि क्या आने वाला है। ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। हम चलते चलते रूल बना रहे हैं, हम चलते चलते रास्ता तय कर रहे हैं, किसी को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो वीरेंद्र शाह से पूछते हैं, क्योंकि वो ऐसे संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कई सारे छोटे रिटेलर्स और ट्रेडर्स हैं। वीरेंद्र जी, आज हम जब बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि लगभग हम तैयार हैं, कुछ 6 महीने हमें लगेंगे हमारे सिस्टम्स को इन प्लेस डालने के लिए, जीएसटी की तैयारी करने के लिए। रिटेलर्स और ट्रेडर्स की क्या स्थिति है? देखिए, पहले तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी सारे छोटे छोटे व्यापारी और छोटे छोटे दुकानदारों के लिए, क्योंकि इस प्रकार का टैक्स जो शुरू में आपको बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें सेट ऑफ मिलता है तो आगे जाके ये कम होता है। ये एक्सेप्ट करना हमारे छोटे दुकानदारों को या छोटे ट्रेडर्स को बहुत भारी पड़ेगा शुरुआत में, लेकिन आगे जाके अगर सारे ट्रेडर्स और सारे छोटे दुकानदारों ठीक से समय सर अपने अपने आगे जाने वाले बिल में सबको एक निवेदन करें कि आप बिल से काम करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी। अगर वो बिल से आगे की चेन जाएगी तो ही एक आगे जाके कस्टमर को मुनाफा होगा। बीच में अगर कोई भी चेन टूट गई तो ये सारे लोगों को सफर करना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है और पहले तो हम स्वागत करें क्योंकि 13 साल
इससे हमारे इकोनॉमी को बहुत अच्छा एक संदेशा दुनिया में जा रहा है, तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। एक निवेदन एफएम को मैं करना चाहूंगा। नई प्रणाली को प्रावधान है, नई प्रणाली को तय करने के लिए, किसी भी नए सिस्टम को लागू करने के लिए समय तो लगता ही है। सवाल है कि जो जीएसटी के एडवांटेजेस थे, जो हमको बताया जा रहा था कि जीएसटी से एक तो जीडीपी में 2% तक बढ़त हो सकती है, वो एक प्रॉमिस था। दूसरा था कि व्यापार करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आम लोगों के लिए चीजें सस्ती हो जाएंगी। क्या इन 3 पैमाने पर अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के अभय दुबे बताएं, क्या इन 3 पैमाने पर जीएसटी का खाका इस वक्त खरा उतर रहा है? और आपसे जो सबसे जरूरी सवाल है, क्या विंटर सेशन में आप लोग सहयोग करेंगे या नहीं? देखिए तमन्ना जी, हमने तो पूरी तरह समर्थन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तभी यहां तक ये परिस्थितियां निर्मित हुई जीएसटी के लिए। मगर उस पर देश के आम करदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान भी कांग्रेस पार्टी को रखना होगा। अभी सारे पैनलिस्ट ने जिस प्रकार चर्चा की, तो एक बड़ा प्रश्न यहां सम्मुख खड़ा हुआ कि सर्विस टैक्स को लेकर, और सर्विस टैक्स में भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर बड़ा बर्डन है, इसमें जो छोटे लोग हैं उस पर अगर वो 18% के दायरे में आते हैं। दूसरी बड़ी बात जो सेस की कही है, मुझको आश्चर्य होता है, ये कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की 50,000 करोड़ रुपए जो स्टेट को लॉस होगा उसको कंपनसेट करने के लिए हम सेस लगा रहे हैं, जबकि सेस की कोई चर्चा नहीं हुई, डिबेट के दौरान भी इस पर कोई बात नहीं की गई थी, तो इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए एक छोटा सा उदाहरण, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जहां 1.5 लाख करोड़ रुपए उसकी सब्सिडी का बिल होता था, वो कम होकर 27,000 करोड़ रुपए हो गया, और एक्साइज ड्यूटी और सेस और सारे टैक्सेस मिलाकर केंद्र सरकार 2,57,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में कलेक्ट कर रही है। तो आप अनुमान लगाइए कि कितना बड़ा कलेक्शन है। उस पर यह कहकर कि हमको स्टेट को कंपनसेट करना है और हम सेस लगाएंगे, तो ये हजम होने वाली बात नहीं है। मुझको लगता है कि ये ऐसे, क्या राज्य कॉम्पनसेशन नहीं चाहते? नहीं, राज्य कॉम्पनसेशन चाहते हैं, लेकिन आम लोगों पर उसको अतिरिक्त कर लगा करके तो कॉम्पनसेट नहीं किया जा सकता ना। आप देखिए, आप अगर आप देखेंगे तो जो डोमेस्टिक एलपीजी है उस पर अभी पैसे बढ़ा दिए हैं। केरोसिन तक स्टेट की ये हालत है कि 32 और 35% लोग केरोसिन एनर्जी के रूप में यूज कर रहे हैं। दे आर नॉट हैविंग इवन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन देयर हाउसेस। तो उस तरफ जो इंक्लूसिवनेस है उसको भी आप समाप्त कर रहे हो और अतिरिक्त करों का बोझ डालते हो। तो मुझको लगता है कि ये बात वो है जिसको हम गोपाल कृष्ण अग्रवाल इसका जवाब दें। लेकिन जो अतिरिक्त कर है, जो सेस है, वो कुछ लिमिटेड आइटम पर है जो आपके लग्जरी और सिन टैक्स कैटेगरी में आएंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपने सारे पैनलिस्ट के कई जो उनके डाउट्स हैं, जो उनको चुनौतियां दिख रही हैं, उनको सुना। सबसे पहले सेस के मामले में क्लैरिफाई कीजिए, क्या इसके बारे में जितना सोच विचार होना था, जितनी कंसल्टेशन होनी थी, खास करके इंडस्ट्री के लोगों से, वो हुई है? नहीं, देखिए आज का ये जो डिसीजन हुआ है ये बहुत ही बढ़िया है। पहली मैं बात बताना चाहता हूं कि जीएसटी का उद्देश्य क्या था, आपसे पूछा था। तो जीएसटी का उद्देश्य है एक नेशनल मार्केट क्रिएट करना, और यह अपने आप में इससे हो जाएगा। दूसरा बात था, जो कुछ पैनलिस्ट ने यह कहा कि मल्टीपल टैक्सेशन को हटाने का उद्देश्य था, लेकिन इसमें तो मल्टीपल टैक्सेशन हटनी थी, वो गलत बात है। एक्चुअली टैक्स तो जीएसटी का ही रहेगा, स्लैब्स अलग अलग है, तो किसी एक आइटम पे अगर कोई लगेगा तो वो रेट अलग हो सकते हैं, लेकिन टैक्स उसको एक ही लगेगा। तो सिंप्लीफिकेशन और वन टैक्स की बात है, वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट होती है और नेशनल मार्केट के डेवलपमेंट में भी आती है। तीसरी बात यह है कि जो गोपाल जी आप तीसरी बात पर आए, उससे पहले ये आप एक टेक्निकल बात में उलझा रहे हैं सर। आप कह रहे हैं रेट एक है, रेट एक है लेकिन स्लैब अलग है। इफेक्टिवली जो बैठकर वो टैक्स भर रहा है उसके लिए तो वही प्रॉब्लम्स हैं जो पहले थी। जैसे टीपी ओसवाल कह रहे हैं ये वैट का एक अलग वर्जन है। नहीं, तो देखिए जीएसटी अल्टीमेटली वैट का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जीएसटी से दो उद्देश्य थे
कि नेशनल मार्केट डेवलप हो जाए और मल्टीपल टैक्सेशन ना देना पड़े। सेस था, ऑक्ट्राय था, हर चुंगी पे टैक्स था, सेंटर के थे, स्टेट के थे, एक्साइज थी, कस्टम थे। तो मतलब मेरे ख्याल से जो मल्टीपल टैक्सेशन का जो था वो हटके एक जीएसटी रहेगा और अल्टीमेटली धीरे धीरे वो स्लैब्स भी कंट्रोल आएंगे। देखिए हमारे देश में जीएसटी की एक प्रॉब्लम और थी कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर होता है जीएसटी में शुरू में, तो ये जो 50% आइटम्स को जीरो टैक्स में रखा है उससे कंज्यूमर सीपीआई के, तो उससे इन्फ्लेशन, हमारे देश में महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, गरीबों को खाद्यान्न की चीजें बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर आना जरूरी है। नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने किया। मजुमदार जी इसी पर आते हैं कि क्या वाकई, तमन्ना जी मुझे एक मिनट, मैंने तमन्ना जी मुझे एक दो बातें और कहने दीजिए जी, ओके, फिर आप चर्चा में जाएगा क्योंकि मैंने बहुत देर से सुना है। ओके, बताइए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मेजॉरिटी आइटम जो कंज्यूमर एसेंशियल आइटम्स है उनको भी 5% पे रखा है। तो आप देखिए ये एंटी इन्फ्लेशनरी आम आदमियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो 28% रखा है तो लग्जरी आइटम से, तो अल्टीमेटली अगर सरकार, केंद्र सरकार स्टेट्स को कंपेंसेट करती है तो टैक्स, अगर उनके लॉस ऑफ रेवेन्यू में कंपेंसेट करती है तो वो भी तो जनता से ही लेगी। तो दूसरे टैक्सेशन चाहे कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्स उनको भी कंट्रोल में रखने के लिए, इसको रेवेन्यू न्यूट्रल बनाने के लिए लग्जरी आइटम्स में और कुछ आइटम्स में जो 28% का टैक्स रखा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही समझदारी से, बहुत सोच समझ के ये स्टेप लिया। जहां तक आपका प्रश्न था कि सेस जो है वो वेटेबल नहीं है, वो सेन वेट क्रेडिट नहीं मिलता, तो अल्टीमेटली सरकार ने स्पष्ट कहा है कि ये जो सेस है केवल 4 आइटम्स में और वह भी 5 साल के बाद लैप्सेबल है। तो सेस एक टेम्पररी मेजरमेंट है और उसके लिए वो अगर उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता तो अल्टीमेटली जब रेवेन्यू न्यूट्रल होगा तो टैक्स इम्पैक्ट अगर किसी में पड़ेगा, किसी कंज्यूमर पे पड़ेगा तो वह एक सेम ही पड़ेगा। लेकिन जो क्लासिफिकेशन कर दी है ये नहीं, इस बात पे एक मिनट, ये जो सेस की इनपुट क्रेडिट की आपने बात की, इस पर मैं चाह रही हूँ कि मणि जी कहें कि क्या आप संतुष्ट हैं इस जवाब से जो नहीं, पहले आप उस पर भी बात करना चाह रहे थे कि वो 50% और नॉन इन्फ्लेशन एक एक करके गोपाल कृष्ण जी, नहीं सर, एक एक करके सर, ये सेस वाली बात पे क्योंकि स्पेसिफिक सवाल था और मैंने ये राज्य वित्त मंत्री से भी पूछा, मजुमदार जी से भी पूछा कि इनपुट क्रेडिट का जो मसला है उसको कैसे क्लियर करेंगे जी। तो मणि जी से मैं पूछ रही हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन अब गोपाल कृष्ण अग्रवाल दे रहे हैं क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है? देखिए, सेस का जहां तक सवाल है उसको सेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल नहीं है। अगर कोई सेस होता जिसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल होती तो उसको विद क्लैरिटी कह देना चाहिए एडवांस में कि ये एडिशनल टैक्स है इन द फॉर्म ऑफ अ सेस। पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है अभी तक, और क्योंकि वित्त मंत्री ने भी ये भी कहा है कि सेस का जो पर्पस है वो स्टेट्स को कॉम्पेंसेट करना है, इट इज इम्प्लाइड कि ये सेस का क्रेडिट किसी को मिलेगा नहीं। और अगर किसी को क्रेडिट नहीं मिलती है सेस की तो एक मुद्दा ये हो सकता है, फॉर इंस्टेंस कार्स के केस में, जहां पर उनको आज की तारीख में एक्साइज ड्यूटी की भी क्रेडिट मिलती है और वीएटी की भी क्रेडिट मिलती है और दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो मान लीजिए 40% है। उसको अभी अगर हम 28+12 करते हैं और 28 के ऊपर क्रेडिट है और 12 के ऊपर क्रेडिट नहीं है, कुछ हद तक उसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो आएगा। लेकिन वो आप कह रहे हैं कि सिर्फ लग्जरी गुड्स और सिंटैक्स पर आएगा। ओके, मूल सवाल मजुमदार जी, और वो तमन्ना जी जो मेरा दूसरा था जिस पे आप डिबेट करना चाहते थे वो भी कि ये जो जीएसटी का इन्फ्लेशनरी प्रेशर है उसको सरकार ने कंट्रोल कर लिया है। आपने तो ये बात कही सर, गोपाल जी आपने ये बात कही, ये मानता नहीं मैं, क्योंकि तमन्ना देखें तो 50% ऑफ जीडीपी से ज्यादा, 50% से ज्यादा सर्विस सेक्टर से है। वहां पे आपका 3% तो मिनिमम बढ़ेगा ना, 20%, 15 से 18 तो बढ़ेगा। लगेगा आपकी नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। लग्जरी गुड्स तो वो इन्फ्लेशन तो आएगा ही। नहीं 20%। बग्गा जी सही कह रहे हैं कि 15% अभी जो रेट है वो 20% से बढ़ जाएगा, 18% हो जाएगा। तो 3 इफेक्टिव रेट इज 3%, विच इज 50% ऑफ द इकोनॉमी। यदि हमारी सर्विस सेक्टर है तो इन्फ्लेशन तो क्लियर नजर आ रहा है, सामने आएगा इन्फ्लेशन। दूसरा जो सोने का है, अभी मेरी बातचीत चल रही थी कुछ सोने वाली कंपनियों से, वो कह रहे ये तो ब्लैक मनी बढ़ेगा।
क्योंकि वो 1% वैट भी लोग देने में कतराते हैं, बोलते हैं देखिए किसी तरह से बचाइए। आप बोल रहे हैं 5% प्रेशियस स्टोन्स और उस सब पे आप लगाएंगे 5% टैक्स। सोने का हम सोचेंगे 2 से 4। अगर इतना आपने कैलकुलेशन कर लिया है, आपको ये क्यों नहीं पता कि सोना कितना बिकता है देश में? आज वो होना चाहिए था। मजूमदार जी रुके कि इस सब पर वो जवाब दे। इन्फ्लेशनरी पॉइंट पर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या कोई सरकार ये रिस्क लेगी कि एक आम चुनाव के 2.5-3 साल पहले वो लोगों के जेब पर बोझ बढ़ाएं? ये सबसे बड़ा सवाल था जब जीएसटी की बातें चल रही थी। राइट। मैं पहले एक मुद्दा में बात करना चाहता हूं जो जिसमें ज्यादा चर्चा नहीं हुआ है, वो है सर्विस सेक्टर। नो, मेरे कहना है कि सर्विस सेक्टर में 2 रेट होना चाहिए। इसका क्लैरिटी अभी तक नहीं आया। 2 रेट आना चाहिए। इसके सारे जो बात हो रहा है सारे गुड्स सेक्टर के लिए बात हो रहा है। तो अभी जो सर्विस सेक्टर में 2 रेट होना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। अभी भी देखिए जो सर्विस टैक्स के लिए एक नेगेटिव लिस्ट बनाया हुआ है, नेगेटिव लिस्ट छोड़ के बाकी में सर्विस टैक्स है, तो नेगेटिव लिस्ट बड़ा क्लियरली दिया हुआ है। वैसा ही जो रिड्यूस रेट होगा, रिड्यूस स्टैंडर्ड रेट जो मैं 12% मानता हूं या 5% मानता हूं, इसको वेरी स्पेसिफिकली दे देना चाहिए। ये सर्विसेज 12% में, ये सर्विसेज 5% में और बाकी 18% में। इसमें ना इन्फ्लेशन होगा, सर्विस सेक्टर का भी होगा, क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए सर्विस सेक्टर जीडीपी में 60% का ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसलिए हम सर्विस सेक्टर को मार नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये एक सोल्यूशन है सर्विस सेक्टर का। दूसरा बात रही टोबैको का। टोबैको जो मेरा जो अंदाजा लग रहा है कि एक सीन पहले तो 28%, उसके बाद एक सेस रहेगा ना। सेस के अमाउंट क्या होगा? 2 चीज हो सकता है। अभी सिगरेट का ऊपर लगभग स्पेसिफिक और एडवलर मिला के 65% आता है। 65% से माइनस करिए आप 28% जो सिगरेट का ऊपर होगा। इधर ये होगा कि दोनों माइनस करके जितना होगा वो सेस लगा देंगे। तो इसमें क्या होगा, जो पहले सोचा गया था कि सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट सेपरेटली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेंगे इन एडिशन टू जीएसटी, उसका जरूरत नहीं होगा। तो ये सब जो अगर है तो ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। लेकिन इसलिए वो क्लैरिटी जरूरत है। ये 2 सेक्टर में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एंड तीसरा बात मैं कहना चाहता हूं, आज जो मैंने शुरुआत किया था वो फूड प्रोडक्ट्स के लिए बात बोल के कि 6% होने से महंगाई हो जाता था, वो देखिए 5% कर लिया। एंड बाकी जो स्लैब 12% और 8% क्या क्या सामान आएंगे उसका तो मोटा मोटी अंदाजा हो ही जाएगा। मेरे ख्याल पे 4-5 दिन में इन लोग फाइनलाइज कर लेंगे, क्योंकि अभी भी जो अपना सेंट्रल एक्साइज स्ट्रक्चर या वैट स्ट्रक्चर बोलिए तो उसमें हम कुछ एसेंशियल आइटम्स वो अलग से। एक ही चीज मेरा विनती है सरकार से कि जो स्लैब में जो आइटम लाएंगे उसमें कोई प्रोवाइजो या कंडीशन ना लाए। उसमें जो एक वक्ता ने पहले बोला है कि बहुत सारे डिस्प्यूट होता है क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट नहीं होगा अगर दिस आइटम प्रोवाइडेड दिस थिंग सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दिस, ये सब मत लाइए, सीधा बोल दीजिए ये आइटम। तो ये अगर सब हम लोग प्रिकॉशन ले तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड इतना सुंदर टैक्स स्ट्रक्चर मैं जो देख रहा हूं, अग्रवाल जी भी बोले हैं कि इसमें इन्फ्लेशन का कोई उम्मीद नहीं है। और आपने रही और एक बात कही कि इलेक्शन इतना रिस्क लेगा। देखिए इलेक्शन 2019 है, ये सेटल होने में मैक्सिमम 1 साल सारे सब जनता को सबको उसका बेनिफिट आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी आगे चलना अच्छा। सवाल है कि लागू कब तक होगा? देखिए डेडलाइन बहुत ही नजदीक है। लागू मैं इसके लिए विंटर सेशन में सारी चीजें पास होना अनिवार्य है। अगर ये ऐसा डेडलाइन है जिसको आप मिस कर ही नहीं सकते। 1 मिनट देखिए, हो सकता नहीं, आप सुनिए, एक बात कह रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि ये 1 अप्रैल में ही लागू होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है। ये इनकम टैक्स जैसे नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग में होना चाहिए। तो अगर 1 अप्रैल नहीं हुआ, क्योंकि सबका प्रिपरेशन होना चाहिए, जीएसटी नेट चालू पूरे ऑपरेशन होने के बाद
इसका काफी ये होना चाहिए कि क्या बोले ट्रायल रन होना चाहिए, पायलट रन होना चाहिए। तो अगर हमने 1 अप्रैल नहीं भी किया इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि आप करिए उसको 1 जुलाई में लाइए, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 1 जुलाई में आप लाए 2017। आप अज्यूम कर रहे हैं हो जाएगा, आप अज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट जुलाई 2017 आपके मुताबिक जुलाई, अगस्त, सितंबर 2018 तक जो भी इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, तब भी 2019 मई तक। दिस इज टू क्लोज फॉर कंफर्ट। एनीवे, इस पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर तो हम आएंगे ही वापस, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग फैक्टर होता है। वीरेंद्र शाह से एक मैं व्यू लेना चाह रही हूँ, उनकी बात पहले लोगों का बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। ओके वीरेंद्र शाह, जो छोटे कारोबारी हैं, रिटेलर्स हैं, वो किस हद तक इस सिस्टम में आ पाएंगे? क्योंकि हमारे पूरे टैक्स सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस टैक्स नेट के बाहर होते हैं, और जीएसटी का एक उद्देश्य ये भी था कि आपका टैक्स नेट वाइड हो जाए। क्या तैयारी है उस तरह की रिटेलर्स और ट्रेडर्स में? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत बड़ी चुनौती है दुकानदारों के लिए, छोटे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि कोई भी चीज को शुरुआत में एक्सेप्ट करना बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि ये परसेंटेज की जो व्याख्या है 5, 12 और 18 और 28, तो शुरुआत में आपको बहुत बड़ी लगती है, तो काफी जो व्यापारी लोग रहते हैं काफी डर जाते हैं कि इतनी सारी एक साथ में टैक्स लगाएंगे, फिर सेट ऑफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे वाला उसको सेट ऑफ देगा कि नहीं देगा, ये सारी बहुत चिंता आ जाती है शुरुआत में, तो बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आगे जाके हमारे जैसे काफी सेमिनार्स होते जा रहे हैं पूरे भारत में, तो हम समझा रहे हैं कि सभी व्यापारी भाइयों को, सबको निवेदन करना पड़ेगा कि आगे वाले जो आते हैं उनको बताइए कि बिल बनाना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए। उनके लिए जरूरी है, जो उनसे खरीदारी करते हैं उनका बिल मांगना भी जरूरी है। समय जाएगा वो रेडी हो जाएंगे। नहीं, बिल बनाना जरूरी है आप लोगों के लिए, जो खरीदारी करते हैं उनके लिए बिल मांगना भी जरूरी है, तभी ये सिस्टम काम करेगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आपको हमारे आज का पोल का सवाल हम बताया। हमने पूछा कि जीएसटी की तय दरों से क्या आम आदमी को राहत मिलेगी, आपका क्या व्यू है? इस पर आप वोट कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर @CNBC_आवाज। इसके रिजल्ट हम आपको कार्यक्रम के अंत में बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आगे सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले विंटर सेशन में, शीतकालीन सत्र में ये सारे बिल पास हो पाएंगे? क्योंकि जीएसटी को लागू करने के लिए अब ये विंटर सेशन में पास होना अनिवार्य हो गया है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। लौटेंगे जल्द ही इस विषय पर। ओके, जीएसटी कैसे लागू होगा? एक देश एक टैक्स का सपना है, डेडलाइन है 1 अप्रैल 2017, लेकिन ये लागू होने के लिए बहुत जरूरी है कि नवंबर में शुरू होने वाले 16 नवंबर का डेट है अब तक हमारे सामने, शीतकालीन सत्र जो शुरू होगा उसमें ये नई दरें वाली जो लेजिस्लेशन है वो पास हो जाए। अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के अभय दुबे और बीजेपी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल से। अभय दुबे, सवाल ये है कि क्या अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगी ऑपोजिशन पार्टियां? शायद आप सीधे जीएसटी पर ना कहें, लेकिन जिस तरह से हल्ला बोल होता है, शोर मचता है, काम नहीं होने देते हैं कभी कभार, क्या ऐसा तो नहीं होगा? नहीं तमन्ना जी, हमारी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रही है शुरू से। हमने कभी, देखिए, जहां तक हमने इसीलिए कहा कि हायर जो टैक्स 18% से ऊपर नहीं हो, जेटली जी ने कहा कि ओवरऑल अगर एवरेज निकाले तो वो कांग्रेस जो एक्सपेक्ट करती है उसके दायरे में है, मगर फिर भी जो सर्विस टैक्स का कंपोनेंट है जो 18% जा रहा है, जिस पर ये कह रहे थे अभी कि इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट को हम उसके एड्रेस कर रहे हैं उसमें, मगर फिर भी मुझको लगता है कि जो ये डिबेटेबल इशू हैं जिन पर जनता पर इसका बोझ न पड़े, वो तो हम एड्रेस करेंगे ही, मगर फिर भी हमारी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव होगी। हम
नहीं चाहते, क्योंकि ये जो लंबे समय के बाद हमने बहुत बाधा इस बिल को लेकर सही है और इवेंचुअली पिछले हमारी सरकार में ये बिल लैप्स भी हो गया। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। मगर फिर भी जो सुधार हम इसमें कराना चाहते हैं वो हर संभव कोशिश करेंगे। वो क्या सुधार है? क्या ये अब क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ये साफ है आपके मन में? ये क्या सुधार है जो आप कराना चाहते हैं? नहीं, जैसे मैंने कहा कि सर्विस टैक्स के कंपोनेंट को लेकर कि उसका कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी सारे पैनलिस्ट ने कहा कि 50% जो कलेक्शन है वो उससे है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि ये देखिए, जो जहां तक इन्फ्लेशन का 18% पर है सर्विस टैक्स, जो आपकी मांग के मुताबिक है, उसमें कोई फाइट है ही नहीं। 18% पर है सर्विस टैक्स, जो आपके मांग के मुताबिक है। आपकी 18% की सीलिंग थी। गोपाल कृष्ण नहीं, हमने सीलिंग नहीं, हमने एवरेज जो कहा था उसमें जेटली जी का कहना है। लेकिन आप देखिए, जैसे लग्जरी टैक्स है तो वो ये लग्जरी टैक्स कम हुआ है, वो 28% की बात कर रहे हैं, जबकि जेटली जी ने खुद कहा कि 30-31% से कम हुआ। तो हम कोशिश करेंगे कि जो इंक्लूसिवनेस है वो बनी रहे कम से कम, उसके लिए हम हर संभव कोशिश करेंगे। ओके, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, एक सवाल आपसे कि जो इसके आगे अब राजनीतिक फाइट है, क्योंकि जो जीएसटी काउंसिल है वित्त मंत्रियों की, हमेशा वहां पर सहमति होती है और कई सालों से हम ये देख रहे हैं, जीएसटी अटकता है तो पार्लियामेंट में जाकर वित्त मंत्रियों के बीच में खूब सहमति होती है, चाहे वो अलग अलग पार्टियों की क्यों ना हो। तो उस चैलेंज के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? नहीं, बिल्कुल। अभी मैं स्वागत करता हूं अभय दुबे जी का, कांग्रेस के प्रवक्ता है। उन्होंने कहा कि हम पार्लियामेंट में इसको सपोर्ट में खड़े हैं और पहले भी इन्होंने खड़ा। हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि ज्यादातर जो ऑब्जेक्शंस थे कांग्रेस अपोजिशन के, मेनली कांग्रेस के, वो सब पहले भी मान लिए गए और जीएसटी काउंसिल में आके और रिजॉल्व हो गए। और जहां तक हमें खुद भी था, एक चिंता का विषय था कि ये कहीं इन्फ्लेशन ना क्रिएट करे, क्योंकि जीएसटी स्लैब में बढ़ता है सर्विस टैक्स और उसमें, तो कहीं इन्फ्लेशन ना हो। तो मल्टीपल टैक्स रेट और जीरो टैक्स रेट भी लेके मुझे तो लगता है कि अब हमने लोग सर जो अभी काउंसिल ने आज पास किया, उससे इन्फ्लेशन को हम बहुत हद तक कम कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। और जो समाज का बीपीएल तबका या गरीब तबका है उससे फायदा ही होगा, इन्फ्लेशन कम होगा। दूसरा क्या है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी हमारे देश की बहुत बड़ी है, 60-65% इकोनॉमी रूरल इकोनॉमी है और उसको एक नेशनल मार्केट की जरूरत थी। ट्रांसपोर्टेशन, इधर का माल उधर भेजना है या ऑक्ट्रॉय के चक्कर, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी में जबरदस्त बूस्ट आएगा और उसको, और तीसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी तो उससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। तो जो हम इंडस्ट्री फिलहाल तो सर खुजाए बैठी है कि उनका रेट क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब होगा तब होगा। फिलहाल किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या रेट में आएंगे। क्या कम से कम वो क्लैरिटी हो सकती थी, उतनी क्लैरिटी की जरूरत थी? तमन्ना नहीं, मैं एक चीज और, तमन्ना एक और बात करना, एक मिनट तमन्ना, एक बात मेरी पूरी नहीं हुई। सर्विस टैक्स पे बहुत लोगों ने ये कहा कि सर्विस टैक्स 15 से उसमें प्लस उसपे वो था सेस, तो वो लगभग 16 के करीब पड़ता था, तो उसको बढ़ा के 18 कर दिया है। तो मेरा ये कहना है कि पहले वो जो था उसमें इनपुट क्रेडिट एक्साइज वगैरह का नहीं था। अब वो जो है वो अब जो है इनपुट क्रेडिट मिलने लग गया है। ओके, तो इनपुट क्रेडिट मिलने लग गया है तो उसका फायदा होगा सर्विस टैक्स में भी। नहीं, ये कुछ लोग अग्री नहीं करते हैं कि इसका इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं होगा, लेकिन जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की इन्होंने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से क्या एक बेटर फॉर्मूला निकल कर आ सकता था या ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है गिवन ऑल सर्कमस्टांसेस? देखिए, जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सवाल है, मेरे हिसाब से जीएसटी का प्राइमरी पर्पस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। जीएसटी का प्राइमरी पर्पस टैक्स रिफॉर्म है और टैक्स रिफॉर्म इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाँ, मल्टीपल टैक्सेस जो हैं वो सिंगल टैक्स हो जाएगी कुछ हद तक। डेफिनेटली देयर विल बी एन इंप्रूवमेंट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पर जहां तक रेट्स का सवाल है, जो एक्सपेक्टेशन थी पहले कि कुछ रेट्स रहेंगी, फ्यूअर रेट्स रहेंगी, कम रेट बैंड रहेंगी, वो अभी लगता है कि ज्यादा रेट बैंड रहेगी। और एक पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक सर्विसेज की बात हो रही है अभी कुछ देर से, अगर सर्विसेज में हम 2 या 3 स्लैब रखते हैं रेट का, तो ही जाके हम जस्टिस कर सकेंगे कि एसेंशियल सर्विसेज क्या हैं, नॉन एसेंशियल सर्विसेज क्या हैं और लग्जूरियस सर्विसेज क्या हैं।
और वो डिफ्रेंसिएशन अगर नहीं हो पाती है तब जाके इन्फ्लेशन आने की संभावना है। अगर वो डिस्टिंक्शन पहले से हो जाती है कि कुछ सर्विसेज हैं 6% पे, कुछ 12% पे और कुछ 18% पे, तो उसकी जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है, जो 15 से 18 होने की जो संभावना है, वो कुछ हद तक वाटर डाउन हो जाएगी। वो एक बार फिर जीएसटी के बेसिक प्रमाण से उल्टा आप भाग रहे हैं, आप और उसमें 4-5 रेट ऐड कर रहे हैं टीपी उस जी। अगर बात सही है, बात मनीष जी बोल रहे हैं, उसमें और क्लासिफिकेशन तो बढ़ेगा, डिस्प्यूट खड़े होंगे और प्रॉब्लम तो कंटिन्यू होंगे। इसका सॉल्यूशन डिफिकल्ट है, लेकिन जो गोपाल कृष्ण जी बोल रहे हैं कि हमने 16% का 18 किया, वो गलत बात है। 14% था लास्ट ईयर, उसको सेस लगा के 15 कर दिया। पहले आधा टका, बाद में और आधा टका कृषि विकास सेस 15 हो गया, अब 15 का 18 कर रहे हैं। एक्चुअली स्पीकिंग 12% से सीधा 14 किया, 14 से 15 हुआ, 15 से 18। सो स्ट्रेट वे विद इन 1.5 ईयर और 2 ईयर्स इट इज बिकमिंग 12 से सीधा 18%, 50% राइज। सर्विस सेक्टर, पहले इनका स्टैटिस्टिक्स कह रहा है सर्विस सेक्टर में रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर कितने हैं, बहुत कम है। इस एक कंट्री में पूरा सर्विसेज 2 नंबर में धंधा हो रहा है। यदि वो धंधा आप बढ़ावा उसको दे रहे हो, उसमें तो कोई क्रेडिट भी नहीं मिल रही है 2 नंबर में। तो मेरे हिसाब से इस सेक्टर को धीमे धीमे आपको पूरे कंट्रोल में लाके टोटली टैक्स करना चाहिए और वो सिस्टमेटिकली जाना जरूरी था। सर्विसेज पर क्योंकि हम सर्विसेज और इन्फ्लेशन की बात करें, बस एक पॉइंट इसमें अजय बग्गा जी, जब हम कहते हैं इंक्लूसिवनेस और सबसे लोएस्ट स्ट्रेटा के लिए आप चीजें आसान करें, क्या ये भी फैक्ट नहीं है कि ज्यादा और ज्यादा लोग सर्विसेज यूज कर रहे हैं गांव में? आप ये ना सोचे कि गरीब से गरीब आदमी शायद भी कुछ ना कुछ सर्विस यूज कर रहा है, जिसको आप सब 18% पर टैक्स कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे टेलीकॉम हो गया, ऐसा शायद कोई इंसान नहीं है जो एक भी सर्विस नहीं यूज करता। बिल्कुल सहमत हूं। और ओवरऑल देखें तो जो ओसवाल साहब भी कह रहे थे कि ये कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ता है, और टैक्स का क्या है, आप रूल्स ऐसे बनाए जाते हैं कि उसमें डिस्प्यूट होगी ही, फिर आप जाते हैं एपिलेट के पास जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट केस लॉ नहीं बना देता वो आपको उधर से निजात नहीं मिलती। तो ये तो अभी शुरू होगा तमन्ना, फिर 2018 में पहले फाइलिंग होगी और ये 5 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट केस लॉ बना के हमें निर्णय देगा तब जाके ये रेस्ट में आएगा। तो मैं अगर बीजेपी होता मैं तो लागू नहीं करता। 2019 देखते हुए ये बहुत खराब होने वाला है। और जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है बीजेपी की, ट्रेडर्स की, जो वीरेन भी कह रहे हैं, क्योंकि जो सर्विस टैक्स वाले हैं वो इतना परेशान करते हैं, इनकम टैक्स से भी ज्यादा है जो एक्साइज और सर्विस टैक्स वाले हैं, तो जैसी परेशानी बढ़ने वाली है लोगों की वो बेइंतहा है। एक पॉइंट जो यहाँ पर मेरे हिसाब से शायद एक मुद्दा है सर्विस सेक्टर के लिए जिसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया है, वो ये है कि एक तो रेट इंक्रीज है विच मे और मे नॉट बी इन्फ्लेशनरी। दूसरा इश्यू है कंप्लायंस का सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। जबरदस्त आज की तारीख में जो लेजिस्लेशन है सर्विस टैक्स की, उसकी एक खूबियत यह है कि उसके तहत सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन है और सर्विस प्रोवाइडर कहां भी लोकेटेड हो, कहां भी सर्विस प्रोवाइड करें, उसको एक टैक्स भरना पड़ता है। बैंक का जो मैं कह रहा था बॉम्बे में ही भर रहे हैं ना सब। बिल्कुल। अब जीएसटी के तहत अभी जो मॉडल लॉ है जीएसटी की, उसके तहत सर्विस प्रोवाइडर को जरूरत है कि वो हर स्टेट पे रजिस्ट्रेशन ले ले। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है सर्विस प्रोवाइडर्स की वो काफी बढ़ने वाली है। इसलिए ये जरूरी है कि ऑन अ वेरी एक्सपीडिशियस बेसिस सर्विस प्रोवाइडर्स को किसी किस्म की सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी दी जाए। मैं चाह रही हूं इस पर मजूमदार जी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखें। मजूमदार जी, जो पॉइंट यहां पर हमारे पैनलिस्ट रख रहे हैं कि सर्विस टैक्स के कंप्लायंस को लेकर इश्यूज आएंगे, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि एक सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए। जो जीएसटी मॉडल लॉ है उसके मुताबिक आपको हर राज्य में रजिस्टर करना होगा। जी देखिए, इसलिए वित्त मंत्री जी ने बताया कि पहले सर्विस टैक्स जो अप टू 1.5 करोड़ वाला जो स्लैब है, ये तो सेंटर केंद्र ही देखेंगे, क्योंकि केंद्र के पास करीबन 20-22 साल का एक्सपीरियंस है, और ताकि वो डुअल कंट्रोल ना रहे सर्विसेज के ऊपर, इसलिए केंद्र ने बताया, सही बताया, ऐसा ही होना चाहिए। और जो बाकी जो है कि जो ये तो जीएसटी का
स्कीम में ही है कि इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, इसलिए डेस्टिनेशन स्टेट को मिलता है, इसलिए हर राज्य में जहां जहां बिजनेस है वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना बहुत जरूरी हो रहा है। तो इसको कैसे ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाए, इसके लिए जीएसटी नेट बहुत सोच के रखा है, एंड जीएसटी नेट के जरिए से जो होगा आपको बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा। वो समस्या यह है कि सारे अभी तक जीएसटी नेट का सारे कुछ अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, लोगों को आ जाएगा पूरा। इसलिए मैं उस ब्रेक में जाने का पहले बताया कि अगर 1 अप्रैल ना भी हो, कोई बुरा कुछ नहीं है, अच्छा ही होगा। अगर 1 जुलाई तक आ जाए, सबका तैयारी ठीक ठाक हो जाएगा। क्लमजीली जल्दी जल्दी नहीं करके थोड़ा आराम से करिए, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। एंड सर्विस टैक्स में 2-3 रेट होना बहुत जरूरी है, एंड क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट नहीं होगा। अगर स्पेसिफिकली जैसे कि नेगेटिव लिस्ट में अभी बना दिया, मैं दोबारा कहता हूँ ये नहीं, तो नेगेटिव लिस्ट को आप बढ़ा भी सकते हैं, वहां भी करना चाहिए। सर्विसेज को नेगेटिव लिस्ट में बढ़ा भी सकते हैं। नहीं, एक छोटा सा मुद्दा है तमन्ना, जैसे एसबीआई के 19,000 ब्रांचें हैं, अब उसको 29 सर्विस टैक्स ऑफिसेज खोलने पड़ेंगे एसबीआई को, जो एक मेन ब्रांच बॉम्बे से करते थे। अब म्यूचुअल फंड ऐसे भी एक तरफ से कहता है कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करिए 400 टाउन्स में। 400 टाउन्स करने के लिए आपको 29 स्टेट्स में ऑफिस खोलने पड़ेंगे, क्योंकि सर्विस टैक्स आप भरवाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, और उतने आपको 29 रिटर्न्स फिर ऊपर लाके अब जीएसटी नेट वगैरह 3 महीने में कौन सिखाएगा इतने लोगों को कि किस तरह से करना है। ये चैलेंजेस हैं, लेकिन ऐसे नहीं है जिनको समय आयरन आउट नहीं कर सकता है जी। एक जो बड़ा चैलेंज है गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हम अब तक टैक्स रेट की बात कर रहे हैं जिस पर आम सहमति बनी है, लेकिन दूसरा जो बड़ा सवाल है डुअल कंट्रोल का, यानी राज्य कौन से टैक्स लगाएगा, कैसे उसको इकट्ठा करेगा, केंद्र कौन से करेगा, और इस पर क्लैरिटी अभी तक पूरी नहीं आई है और मीटिंग्स होनी है। यहां पर क्या दिक्कतें नजर आ रही है या क्या चुनौतियां नजर आ रही हैं आपको? नहीं, देखिए, ये जो टैक्स का जो स्ट्रक्चर था कि 3 लेवल पे ये जीएसटी कलेक्ट होगा। एक तो होगा स्टेट लेवल पे स्टेट जीएसटी, एक सेंटर जीएसटी और एक इंटर स्टेट जीएसटी जिसको सेंटर कलेक्ट करेगा और वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो मेरे ख्याल से, और फिर एक एग्जम्पशन स्लैब्स भी दिए हुए कि जो बेसिक होंगे वो होंगे। तो मेरे जो साक्षम और जो जीएसटी नेट की बात है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, ऑनलाइन बैंकिंग की बात है, तो यही तो अल्टीमेटली टैक्स रिफॉर्म क्या है। टैक्स रिफॉर्म्स तो यही है ना कि आप पूरे सिस्टम को, टैक्स स्ट्रक्चर को ऑनलाइन कर दीजिए और सब ह्यूमन इंटरवेंशन से हटा दीजिए, और उसके लिए जो साक्षम करके प्रोजेक्ट बनाया है और उसको इम्प्लीमेंट करने का जो आज हमारे तो इनका जवाब है कि जो मल्टीपल सेंटर्स का क्या क्वेरी है वो सब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खत्म हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के कारण इंस्पेक्टर राज खत्म हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी ऑनलाइन इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाए और टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा करके काम करें तो लोग पब्लिक रिस्पॉन्ड भी कर सकती है। आज सबसे ज्यादा परेशानी, जैसे बग्गे जी ने बताया, सर्विस टैक्स की परेशानी पब्लिक को है इंस्पेक्टर राज से। तो वो प्रॉब्लम जो हो रही है लोगों को, लोग दायरे में नहीं आना चाहते सर्विस टैक्स के, इसलिए मल्टीपल फैमिली मेंबर्स अपना अपना सर्विसेज दिखा रहे हैं, कोई टैक्स भर नहीं रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हटाने की कोशिश करिए, सिंप्लीफाई करिए, डिजिटाइज कर दीजिए टोटली। नहीं, इसीलिए तो अल्टीमेटली आईटी जो सेक्टर है, टैक्सेशन सेक्टर है, वो मैक्सिमम यूजर ऑफ आईटी है, सबसे ज्यादा आईटी को यूज करता है। और अगर टैक्स स्लैब से निकलने के लूप होल्स खत्म करने हैं, लार्जर पॉपुलेशन को टैक्स स्लैब में लाना है, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज फैक्ट ये है आज जिस तरह से टैक्स कलेक्ट होता है देश में, कई ऐसे लोग टैक्स नहीं देते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल टैक्स नेट में नहीं है, और कई ऐसे लोग पैसा देते हैं या टैक्स भरते हैं सर्विस टैक्स के जरिए जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, क्योंकि मोबाइल फोन तो सबके हाथ में है और उस एक बिल पर तो वो सर्विस टैक्स भरेंगे ही भरेंगे। उस तरह की एक इक्वल पैरिटी क्या जीएसटी ला पाएगी कि गरीब से गरीब आदमी को रिलीफ मिले और जो अब तक टैक्स से बचते आए हैं वो अब थोड़ा सा योगदान इस देश की बढ़त में दे दे। यही हम उम्मीद कर सकते हैं कि आम आदमी को राहत मिलेगी। काफी सारे लोगों को लगता है, हाँ, हम भी यही उम्मीद करते हैं, साथ में ये भी उम्मीद कि 1 अप्रैल 2017 के डेडलाइन तक जीएसटी लागू भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज आवाज अड्डा के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।